घूंघट और मॉडल बहू की रसोई। अब ये आखिरी राउंड है, इसीलिए अलग तरीके से होगा। रवि बेटा, अभी मिस्त्री वाले को बुला। ये रसोई कंपटीशन अब एक दीवार खड़ी होने के बाद ही पूरी होगी। कोई किसी को नहीं देखेगा, दोनों बहू पर सिर्फ मेरी नजर होगी। देखते हैं अब इस कंपटीशन का कौन विजेता बनेगा। ठीक है माँ, मैं अभी मिस्त्री को बुलाता हूँ। ये कहकर रवि मिस्त्री को बुलाता है, जो उन दोनों बहुओं की प्रतियोगिता की जगह पर बीच में दीवार खड़ी करता है। इसके बाद दोनों बहू खाना बनाती हैं। आखिर सास ने एक कंपटीशन के लिए अपनी दोनों बहुओं के बीच इस दीवार को खड़ा क्यों करवाया? आखिर चल क्या रहा था, पूरी बात क्या है, ये जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा, जहाँ कोकिला अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ एक मंडप में करवाती है। लेकिन उसकी दोनों बहुओं में बहुत अंतर था। बड़ी बहू दिव्या संस्कारी थी, जो घूंघट के साथ मंडप में थी, तो वहीं मॉडर्न बहू शेफाली बाल खोले स्लीवलेस ब्लाउज पहनकर मंडप में थी। कुछ देर बाद दोनों बहुएं गृह प्रवेश करके घर में आती हैं तो कोकिला कहती है, बड़ी बहू, ये तुमने 2 गज का घूंघट क्यों किया हुआ है? तुम गिर भी सकती हो इससे। इतना घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है, सास ही तो हूँ मैं तुम्हारी। वही तो माँ जी, आजकल का जमाना बदल गया है, मेरी तरह रहना चाहिए, बिल्कुल बिंदास। नहीं बहू, इतना भी बिंदास नहीं होना चाहिए कि पता ही ना लगे कि तुम इस घर की बहू हो या दुल्हन हो। देखो तुम्हारा शादी का जोड़ा कैसा है। नई बहू को इस तरह से रहना चाहिए कि लगे बहू संस्कारी भी है। ओहो माँ जी, मैं भी तो मॉडर्न जमाने की हूँ, ये संस्कारी वंस्कारी मेरे बस की बात नहीं है। मुझसे ज्यादा कपड़े लादे नहीं जाते। नहीं शेफाली, माँ जी जो बोल रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। खैर तुम्हारी अपनी मर्जी। चलो बहुत बातें कर ली, अब थोड़ा आराम करो। सास की बात सुन दोनों बहू बेटे अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन संस्कारी बहू दिव्या जल्दी उठकर घूंघट में रहकर घर की सफाई से लेकर पूजा पाठ तक के सारे काम कर लेती है। वहीं देरी से मॉडर्न बहू उठकर ढीले ढाले टॉप पजामे में बिना नहाए रसोई में आकर खुद से कहती है, यार अब तो मेरी शादी हो गई है, खुद उठकर चाय बनानी पड़ेगी, तभी मुझ में जान आएगी, वरना मैं कोई काम नहीं कर सकती। घर पर माँ थी तो मेरे आँख खोलते ही बेड टी ले आया करती थी। ऐसा कहकर शेफाली अपनी चाय बनाकर रसोई में पी रही होती है। तभी सास आकर कहती है, बहू ये क्या है, कैसे कपड़े पहने हैं और तू नहाई भी नहीं और बिना कुछ किए चाय पी रही है, शर्म नहीं आती तुझे? नई बहू के ये कर्तव्य होते हैं ससुराल में। आप तो ऐसे बोल रही जैसे मैंने कुछ अपशगुन कर दिया हो। माँ जी, आई एम नॉट अ संस्कारी बहू, मैं मॉडर्न जमाने की हूँ। सुबह उठकर बिना नहाए मुझे चाय चाहिए होती है, फिर मैं कोई काम कर पाती हूँ, वरना आलस बहुत आता है। अब चाय पीने के बाद अच्छा लग रहा है, नहाऊंगी फिर पूजा करूंगी। वाह मेरी मॉडल जमाने की बहुरिया, तेरी तो उल्टी ही गंगा बहती है। लोग सुबह जल्दी उठकर सफाई कर पूजा करते हैं, लेकिन तुझे पेट पूजा करनी है, फिर कुछ और। बहू ये तेरे सही लक्षण नहीं है, सुधर जा। बड़ी बहू को देख, तेरे से पहले उठकर सारा काम कर लिया, वो भी घूंघट में। माँ जी, जरूरी नहीं कि आपकी दोनों बहू एक जैसी हो, मैं अलग हूँ, जमाना बदल गया। पहले लोग अदरक कूटकर चाय पीते थे, लेकिन अब गर्म पानी में टी बैग डालकर लोग चाय पीते हैं। किसी पर चाय बनाने का समय नहीं है माँ जी। तू अपनी जगह सही है, लेकिन मेरे घर में मुझे मॉडल तरीके नहीं चाहिए। मुंह जूठा करने के बाद कोई पूजा सफल नहीं होती है। अगर पूजा करनी हो तो नहा कर ही करना, वरना जरूरत नहीं है। ये कहकर कोकिला चली जाती है। फिर शेफाली भी तैयार होकर आ जाती है, स्लीवलेस ब्लाउज पहनती है। उसे देखकर कोकिला क्या ही कहती। फिर दोनों बहू सबको नाश्ता परोसती हैं। तो दिव्या का बनाया हुआ खाना सबको पसंद आता है, जबकि शेफाली का बनाया हुआ खाना कोई दोबारा नहीं खाता। तो कोकिला कहती है, आती है उत्तम बड़ी बहू, तूने इतनी अच्छी खीर बनाई है और एक शेफाली बहू ने ठीक से कचौड़ी भी नहीं बनाई। कोई बात नहीं माँ, आज अच्छा नहीं बना तो कल तो अच्छा बनाएगी ही ना। जेठ जी, आपने मुझ पर अपना भरोसा दिखा दिया, लेकिन माँ जी को बिल्कुल भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं। सुबह से वो बस जेठानी जी के ही गुण गा रही है। मुझे नहीं बनाना आता, फिर भी मैंने कोशिश करी और माँ जी ने मुझे बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया। कोई बात नहीं माँ जी, थोड़ा शेफाली को समय दीजिए, क्या पता कुछ ही दिनों में वो अच्छा खाना बनाए। ठीक है भाई, मैं गलत हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ। मैंने इसके कपड़ों को तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर बहू ने खाना बनाना नहीं सीखा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। इस तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं। शेफाली दिव्या की तरह ससुराल की जिम्मेदारी संभालने में लगी थी, जहां उसका खाना अभी भी बिगड़ता था। वो YouTube से भी खाना बनाकर सीखने की कोशिश करती है। एक दिन फिर से कोकिला उसे खाने के ऊपर सुनाती है तो गुस्से में शेफाली कहती है, माँ जी, आप बार बार मुझे खाना ठीक से ना बनाने का ताना क्यों देती है? कोई एक बारी में तो सब कुछ सीख नहीं जाता है, बस बहुत हो गया।
माँ जी अब मैं जेठानी जी से अच्छा खाना बना कर खिलाऊंगी, आप देखना। और मैं चुनौती देती हूँ उन्हें सामने से। अच्छा देख रही है ना दिव्या बहू, शेफाली क्या कह रही है, चुनौती है तुम दोनों की। माँ जी हम दोनों बहनों की तरह हैं, इसमें चुनौती करने की क्या जरूरत है। जरूरत है जेठानी जी, मुझे खुद को साबित करना है माँ जी के सामने। ठीक है मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। ठीक है घूंघट वाली बहू और मेरी मॉडर्न बहू, तुम दोनों के बीच में कल खाना बनाने की प्रतियोगिता है। जो 3 बार में अच्छा खाना बनाएगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। ये सुनकर कोकिला अगले ही दिन घर के बाहर अलग अलग टेबल पर गैस स्टोव और रसोई का जरूरी सामान रखवा देती है, जहां वो दोनों 30 मिनट के अंदर अपनी पहली डिश बनाकर सास के सामने लाती हैं। सिर्फ मैं नहीं, मेरे दोनों बेटे भी खाने को चखेंगे और तुम दोनों ईमानदारी के साथ बताना। जी माँ, बेस्ट ऑफ लक शेफाली। तीनों खाना चक्कर कहते हैं। खाना तो दोनों का बहुत टेस्टी बना है। मुझे खुशी हुई शेफाली बहू, तेरी पहली डिश अच्छी बनी है। शुक्रिया माँ जी। अब वक्त है जेठानी जी की डिश खराब करने का। जीतूंगी तो मैं ही आज। चलो दूसरा राउंड शुरू करते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। ये कहकर दिव्या अपने खाने की जल्दी जल्दी तैयारी करती है। वहीं शेफाली दिव्या को जल्दी काम करता हुआ देख किलसती है। उसकी बहू बेटे आपस में बात कर रहे होते हैं, जेठानी दूसरी तरफ काम कर रही होती है। इतने में चुपके से शेफाली उसके खाने में ज्यादा नमक डालकर चली जाती है। ये होता हुआ कोकिला देख लेती है मगर चुप रहती है। कुछ देर बाद जब दोनों बहू अपना खाना बनाकर उन तीनों को खिलाती हैं तो रवि कहता है, ये क्या दिव्या, तुमने खाने में बहुत नमक डाल दिया है, अब कंपटीशन कैसे जीतोगी। वही तो बहू, तूने तो नाक कटवा दी, पर मैंने तो सही मात्रा में नमक डाला था। अब आप मेरी डिश खाइए। तभी शेफाली के कहने से कोकिला उसके बने हाथ का खाना खाती है और कहती है, शेफाली बहू ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, लेकिन अब थोड़ा सा ट्विस्ट है। कौन सा ट्विस्ट माँ जी? अब ये आखिरी राउंड है, इसीलिए अलग तरीके से होगा। रवि बेटा अभी मिस्त्री वाले को बुला, ये रसोई कंपटीशन अब एक दीवार खड़ी होने के बाद ही पूरी होगी। ठीक है माँ। ओहो, अब मैं जेठानी जी के खाने में गड़बड़ कैसे करूंगी? माँ जी ने दीवार लगवा दी। अपनी माँ की बात सुनकर रवि मिस्त्री को बुलवाकर उन दोनों के बीच एक ईंट की दीवार खड़ी कर देता है, जहां दोनों बहू बिना एक दूसरे को देखे खाना बनाती हैं। कुछ देर बाद जब खाना बन जाता है तो तीनों जने खाकर कहते हैं, इस प्रतियोगिता का विजेता कौन है, ये केतन तू ही बता दे। सच कहूँ तो इस कंपटीशन की विजेता भाभी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा खाना बनाया। नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ जी आपने क्यों दीवार खड़ी कर दी, वरना ये कंपटीशन भी मैं ही जीत जाती। कैसे जीतती? बहू के खाने में गड़बड़ी करके। दूसरे राउंड में मैंने देख लिया था तूने कैसे उसके खाने को खराब किया, इसलिए मैंने ये बीच में दीवार खड़ी करवाई। सुधर जा बहू, तेरे सुधरने के लिए ही मौका दिया था। क्या शेफाली, तुम ऐसा भी करोगी? मुझे पता नहीं था। अभी भाभी से माफी मांगो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं करूं तो क्या करूं? जेठानी जी मुझसे परफेक्ट है। मैंने बहुत कोशिश करी अच्छा खाना बनाने के लिए, पर नहीं हुआ, इसलिए मैंने दूसरे राउंड में उनका खाना खराब कर दिया। लेकिन मुझे एहसास हो गया है ये सब करके कोई फायदा नहीं। माँ जी, जेठानी जी, प्लीज आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी तरह बन जाऊं। मुझसे भी बेहतर बनोगी, तुम बस थोड़ी सी कोशिश करो। ये कहने के बाद देवरानी अपनी जेठानी के गले लगकर माफी मांग लेती है। फिर दिव्या की तरह उसी से खाना बनाना सीखती है, जिसके बाद धीरे धीरे वो काम में निपुणता हासिल कर लेती है। बेहद करीबी में अश्विनी ने अकेले अपनी दोनों बेटियों नैना, भूमिका को पाल पोस कर बड़ा किया। इतना ही नहीं, थोड़े बहुत कपड़े सिलकर उनकी जरूरतें और पढ़ाई के खर्चे को भी पूरा करना चाहा। पर 5वीं 6ठी कक्षा के बाद ही दोनों बहनों ने पढ़ाई से अपना नाता छुड़वा लिया। अब अपनी दोनों बेटियों के जवान होने के बाद अश्विनी रिश्ते की तलाश में था, जो कि उनकी बेटियों की हरकतों की वजह से उसे हर रिश्ते अपने हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे ही एक दिन अश्विनी कपड़े सिल रही थी, तभी एक औरत आकर कहती है, अश्विनी जी आप जरा मेरा ब्लाउज सिल दीजिए, मुझे 2 दिन में चाहिए। ठीक है बहन जी। नैना बेटा जरा इनका नाप लियो। ठीक है माँ। ये कहकर नैना औरत का नाप लेती है, लेकिन उसे लेना नहीं आता। ये देखकर अश्विनी कहती है, ये तू क्या कर रही है नैना, तुझे ठीक से नाप लेना भी नहीं आता? कितनी बार सिखाया है मैंने तुझे, कभी तो कोई काम ठीक से कर लिया कर। सॉरी माँ, मैं नाप लेना भूल गई। ठीक है, मैं नाप ले रही हूँ, सीख जरा, और जो बोल रही हूँ उस नाप को कॉपी में लिख लियो। जी माँ।
अश्विनी उस औरत का नाप लेती है। कंधा 16 और कमर 28 लिख। वो माँ 28 कैसे लिखते हैं? मुझे लिखना नहीं आ रहा। हे भगवान अश्विनी बहन, तुम्हारी बेटी को इतना लिखना भी नहीं आता? कुछ नहीं हो सकता नैना, तुझसे गवार की गवार ही रही हो हमेशा। इतना मेहनत करके तुमको पढ़ा लिखा रही थी, पर तुम दोनों बच्चों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी और आज देखो ये हालत हो गई है। अश्विनी अपनी बेटी के हाथ से कॉपी पेन छीनकर खुद नाप लिख देती है। फिर सरिता चली जाती है। गुस्से में अश्विनी नैना को बहुत डांटती है। अगर तुम दोनों उस समय पढ़ाई नहीं छोड़ने को कहती तो आज मेरी बेइज्जती नहीं होती। क्या फायदा तुम्हारी आधी अधूरी पढ़ाई का? तुम्हें तो पहली कक्षा का भी कुछ याद नहीं है। अरे तो क्या हो गया माँ, जाने भी दो, अब कौन सा ससुराल में पढ़ाई लिखाई करनी है। तभी भूमिका आकर कहती है, माँ ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं जिसके लिए आप सुनाती रहती हो हमेशा। जरूरत ही नहीं है हमें नाप वगैरह लिखने की, खाना ही तो बनाना है और वो तो हमें आता है। बस बहुत हो गया तुम दोनों का। जल्दी से दोनों के लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी करवानी ही पड़ेगी। एक तो जैसे तैसे किसी से रिश्ता बन रहा हो तो बीच में तुम दोनों अपनी हरकतों से सब बिगाड़ देती हो, इसलिए अब की बार ऐसा कुछ मत करना। दोनों अपनी माँ की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती हैं। अगले दिन घर पर भूमिका के लिए नवीन नाम के लड़के का रिश्ता आता है तो अश्विनी कहती है, भूमिका जाकर नाश्ता सबको परोसो। जी माँ, ये लीजिए। आप लेंगे? अरे नहीं नहीं। ठीक है, आप लेंगी? ये कहकर भूमिका सबसे चाय नाश्ता पूछती है, मगर शर्म के कारण लड़के वाले की माँ और लड़का मना कर देते हैं। भूमिका ट्रे को अंदर ले जाती है। ये देख गुस्से में मनु बोलती है, अरे आपकी लड़की तो बड़ी बदतमीज है। अरे कोई इंसान पहली बार घर आता है तो क्या एकदम से खाने की चीज पर झपट्टा मारेगा? नहीं ना, उसने हमसे बस एक बार पूछा। अरे मेहमानों को तो बार बार कहना पड़ता है, लेकिन आपकी बेटी तो समोसे की ट्रे अंदर ही उठा कर ले गई। मेरे बेटे के पसंदीदा है समोसे। माँ, मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जो मुझसे मेरी पसंद भी न पूछे। चलिए यहाँ से। अरे अरे आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं अभी समोसे मंगवा देती हूँ। बहन जी बेटा एक बार रुको तो। लो हो गया सत्यानाश, मेरी दोनों बेटियां कभी नहीं सुधरेंगी। अश्विनी रसोई में जाती है तो देखती है कि उसकी दोनों बेटियां मुंह भरकर समोसे पर समोसा खाए जा रही थी। फिर गुस्से में अश्विनी कहती है, अरे तुम दोनों को शर्म नहीं आती क्या? बिल्कुल भी। कहा था ना ऐसी कोई गलत हरकतें मत करना, लेकिन नहीं। अरे जब कोई खाने के लिए मना करता है तो मेहमानों को जबरदस्ती भी देना पड़ता है या फिर उनके सामने खाने की चीज रख देते हैं। ये नहीं कि खुद आकर रसोई में भर लो। अब माँ इसमें हमारी क्या गलती? हमने तो पूछा था, वही मना कर रहे थे तो हम क्या करें? खाए नहीं क्या? तुम्हारी इस गवार हरकत की वजह से अभी तक तुम्हारा रिश्ता नहीं हो पाया है। संभल जाओ। ये कहकर अश्विनी फिर से कपड़े सिलने लग जाती है। उसे अपनी बेटियों की बहुत चिंता होती है। पंडित जी से बात करके उसके घर पर दोबारा रिश्ता आता है। अश्विनी अपनी बेटी नैना की सुंदरता की तारीफ कर ही रही थी कि नैना मेकअप करके इतनी डरावनी बन जाती है कि लड़के वाले उसकी शक्ल देखकर ही भाग जाते हैं। एक दिन फिर लड़के वाले भूमिका को देखने आते हैं तो भूमिका मेहमानों के सामने पाद मार देती है। इस हरकत की वजह से भी लड़के वाले भाग जाते हैं। इस बात से अश्विनी को बहुत गुस्सा आता है। साथ ही पड़ोस ने उसकी गंवार बेटियों का मजाक भी उड़ाया करती थी। अश्विनी को अपनी बेटियों की शादी की चिंता खाई जा रही थी। तभी वो रोते हुए कहती है, यहाँ मैं अपनी बूढ़ी आंखों को मशीनों में फोड़कर दिन रात कपड़े सिल रही हूँ ताकि बेटियों की शादी के लिए पैसे जोड़ लूं। लेकिन मेरी बेटियां तो शादी करना ही नहीं चाहती, सारे रिश्ते भगा देती हैं। मैं कितने दिन और जीऊंगी? कब और कैसे लड़के से शादी करेंगी ये नहीं समझती। मैं कितना समझाऊं इन्हें। थोड़ा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती तो अपने लिए कुछ कर पाती। आखिर बेचारी बूढ़ी गरीब माँ कब तक कुछ करेगी? अपनी माँ को इस तरह रोता हुआ देख दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती हैं, लगता है नैना हमने माँ के साथ बहुत बुरा किया। वो हमारी शादी कराने के लिए कितने जतन कर रही हैं और हम उनके हर कोशिश को नाकाम कर देते हैं। हमें अपनी आदत सुधारनी होगी। शायद कहीं ना कहीं माँ को हम दोनों बोझ लग रही हैं। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो दीदी। हमें अपना मेकअप ठीक से करना आना चाहिए। हमने जो पढ़ाई छोड़ी है बेसिक नॉलेज भी आनी चाहिए। सिर्फ खाना बनाने से कुछ नहीं होगा।
हमें अपने अंदर इतना बदलाव लाना है कि कोई हमें गवार ना कह सके। माँ की फिक्र को अब हम खत्म कर देंगे। अपनी माँ की बात उन्हें दिल पर ऐसी लगती है कि वो खुद को सुधारने की कोशिश करती हैं। पार्लर जाकर चुपके चुपके मेकअप करना सीखती हैं और माँ से कुछ पैसे लेकर ट्यूशन ज्वाइन करती हैं, जहाँ 2 महीनों में वो बेसिक नॉलेज और इंग्लिश बोलना सीखती हैं, जिससे उन दोनों को उनके हिसाब से नौकरी मिल जाती है। फिर अच्छे से कपड़े और हेयर स्टाइल बनाकर जॉब पर जाती हैं और फिर अपनी पहली कमाई लाकर अश्विनी के हाथ में रखती हैं, जिसे देखकर अश्विनी कहती है, बच्चों ये सब क्या है, इतने पैसे कैसे आए? माँ आप हमें कहती थी ना हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम गवार हैं, लेकिन हमने आपकी बात समझी। फिर हमें अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए हमने बीच में थोड़ी पढ़ाई सीखी, इंटरव्यू दिया, हमारी नौकरी लगी और ये आज हमारी पहली सैलरी आई है। अब आपकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी है। हाँ माँ, आपको पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अब आप देखना आपकी बेटियों के पास कितने अच्छे रिश्ते आएंगे। अश्विनी की आंखों में आंसू आते हैं और वो कहती है, मुझे फक्र है कि मेरी डांट का तुम पर असर हुआ और तुमने खुद को बदला। कम से कम मेरी बेटियों को अब कोई गवार या कुछ और नहीं कहेगा। तुम अपने पैरों पर खड़ी हो गई हो, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह नैना और भूमिका घर की हर जरूरत का ख्याल रखती हैं, जिसके बाद गरीब माँ को सिलाई का काम नहीं करना पड़ता। कुछ समय बाद दोनों बहनों का प्रमोशन हो जाता है, जिससे अश्विनी और खुश होती है और उनकी कंपनी के 2 लड़के नैना और भूमिका के लिए रिश्ता लेकर आते हैं। रिश्ता अच्छा होने पर अश्विनी अपनी दोनों बेटियों की शादी धूमधाम से कर देती है। ये देखकर अश्विनी की आंखें भर आती हैं। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हैं? हम दूर जा रहे हैं इसलिए? ये तो खुशी के आंसू हैं। मुझे लगा था मेरी दोनों बेटियां इतनी खराब हैं कि उनकी शादी भी नहीं होगी, लेकिन तुम दोनों संभली, अपने पैरों पर खड़ी हुई और इतने अच्छे घर तुम्हारी शादी हो गई तो यकीन नहीं हो रहा। यकीन कर लीजिए माँ, आज हम जो भी हैं आपकी सीख और डांट की वजह से ही हैं। ये सुनकर अश्विनी अपनी दोनों बेटियों के माथे पर चूमकर उनकी विदाई कर देती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती हैं। ये गीता कहाँ गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे घर के सारे काम ऐसे ही पड़े हैं, इस लड़की ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। गीता, गीता, अरे कहाँ है? कहीं मर मुरा तो नहीं गई? अंजना गीता को आवाज लगा रही होती है। तभी गीता उसके पास पहुंच जाती है और कहती है, माँ आप मुझे आवाज लगा रही थी क्या? कल मुंही करमजली, आखिरकार तुझे मेरी आवाज सुनाई ही दे गई। अरे तेरी माँ तो मर ही गई और तुझे मेरी छाती पर छोड़कर चली गई, लेकिन इस घर में तुझे मुफ्त की रोटी तो मिलने से रही। चल जल्दी से ये काम कर, नहीं तो आज का खाना नहीं मिलेगा तुझे। अंजना ऐसा कहकर गीता के घर के सारे काम करवाने लगती है। गीता बेचारी अकेले ही घर के सारे काम करती है और सारे काम करने के बाद वो अपनी माँ अंजना के पास जाती है और उससे कहती है, माँ मैंने सारा काम कर दिया, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े साफ सफाई सब कुछ कर दिया है। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देती हूँ, मेरे सर पर क्या खड़ी है? चल आजा मेरे साथ चल। अंजना गीता को रसोई में ले जाती है, जहाँ वो सूखी रोटी और उसके साथ प्याज गीता को दे देती है और कहती है, ये ले खा इसे और खाकर भर ले अपना पेट। माँ आपने तो पनीर से रोटी खाई थी और मुझे आप ये प्याज दे रही हो खाने के लिए। पनीर ना सही थोड़ी सी सब्जी का मसाला ही दे दो, उसी से खा लूंगी। प्याज के साथ रोटी खाने से मेरे पेट में बहुत दर्द होता है। अंजना गीता के बाल पकड़ लेती है। वाह 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 वाह, क्या बात है, तेरी तो ज्यादा ही फरमाइश शुरू होती जा रही है। अगर तुझे खाना है तो खा ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। अंजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बेमन से ही सूखी रोटी खाने लगती है। तभी उसके पिता दामोदर आते हैं और उसे सूखी रोटी खाते हुए देख अंजना को डांटने लगते हैं। अरे बेटी, तू ये सूखी रोटी क्यों खा रही है? घर में खाना नहीं है क्या, या सब्जी खत्म हो गई है? अंजना, अंजना, कहाँ हो तुम? अरे तुम्हारे होते हुए देखो मेरी बेटी सूखी रोटी खा रही है। तभी अंजना आती है और अपने पति के सामने बात को पलट देती है। हे भगवान, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। आपको तो यही लग रहा होगा गीता मेरी सौतेली बेटी है तो मैं उसके ऊपर अत्याचार करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ। उसी ने कहा था कि मुझे सूखी रोटी खानी है, तो इसमें मैं क्या करूँ?
अंजना की बात सुनकर दामोदर कुछ नहीं कह पाता और गीता भी चुपचाप सूखी रोटी खा लेती है। ऐसे ही अंजना सौतेली माँ होकर गीता के ऊपर बहुत अत्याचार करती है। बेचारी गीता के जीवन में बहुत सी दुख चल रहे होते हैं, लेकिन उनको एक सुकून भी होता है। जब भी वो पानी भरने जाया करती तो वहाँ उसका दोस्त रमन आ जाया करता। क्या हुआ गीता, तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो, कोई बात है तो मुझे बताओ। अंजना अपनी सौतेली माँ की सारी बातें रमन को बताया करती थी, जिसे सुनकर रमन को बहुत गुस्सा आया करता था। मैं तो तुम्हें हमेशा कहता हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानती ही नहीं हो। एक काम करो, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें अपने घर ले आऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो रमन? मैं अपने माता पिता को ऐसे धोखा नहीं दे सकती। बेशक वो मेरी सौतेली माँ है, लेकिन समाज में उनकी भी इज्जत है। तुम कैसी बातें कर रही हो? जो औरत तुम्हारी इज्जत नहीं करती, तुम उसकी इज्जत की बात कर रही हो? तुम तो साक्षात देवी की भांति हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। रमन ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद गीता अपने आप से कहती है, रमन भी मेरी बातों से नाराज होकर चला गया। कोई बात नहीं, अब मैं घर चली जाती हूँ। घर जाते ही उसकी सौतेली माँ उसके ऊपर अत्याचार करने लगती है और इस बार तो अंजना हद ही पार कर देती है। वो बेचारी गीता का हाथ जलते हुए चूल्हे के अंदर डाल देती है, जो चूल्हे के अंदर गरम गरम कोयले से बेचारी गीता का हाथ जल जाता है। ये निशानी तुझे याद रहेगी कि कोई भी काम करने में जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए। बेचारी गीता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन जब फिर से वो नदी किनारे पानी भरने जाती है, वहाँ उसे रमन दिखाई देता है। गीता के हाथों में चोट देखकर वो सब समझ जाता है और उसे अपने साथ एक मंदिर में ले जाता है, जिसके बाद उसी से शादी कर लेता है। अब से तुम मेरे साथ रहोगी, चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। रमन गीता को अपने साथ ले जाता है। एक साथ में दोनों रहने लगते हैं। उनकी शादी की खबर अंजना तक पहुंच जाती है और वो गीता को ढूंढते हुए रमन के घर पहुंच जाती है। गीता, गीता, कहाँ हो तुम? चिल्लाइए मत, ये आपका घर नहीं मेरा घर है। अंजना जैसे ही पहली नजर में रमन को देखती है, वो उसे देखती ही रह जाती है। अपनी उम्र का लिहाज छोड़कर रमन से पहली मुलाकात में ही प्यार करने लगती है, क्योंकि रमन शक्ल और शरीर से बहुत ही खूबसूरत था। आपने बताया नहीं कि आपको किससे काम है? इस घर में मेरी बेटी और मेरा जमाई रहता है, मैं बस उसे लेने आई हूँ। मैं उन्हें अकेले रहने नहीं दे सकती। मुझसे जो गलती हुई है मैं उन्हें सुधारना चाहती हूँ। तभी वहाँ गीता आ जाती है। गीता को देखते ही अंजना उसके पैरों में गिर जाती है और माफी मांगती है। अपनी सौतेली माँ को इस तरह अपने पैरों में गिरते हुए देखकर वो उसे माफ कर देती है, जिसके बाद अंजना अपनी जमाई और अपनी सौतेली बेटी को अपने साथ अपने घर ले आती है। आज से तुम दोनों हमारे साथ इस घर में रहोगे। तुम्हें उस कच्चे मकान में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी सौतेली माँ का इतना प्यार देखकर गीता बहुत खुश होती है और गीता को खुश देखकर रमन भी बहुत खुश होता है। लेकिन अंजना के दिमाग में चल रहा प्लान उन दोनों को जरा भी पता नहीं होता। अंजना केवल रमन के लिए गीता को घर वापस लेकर आती है और उस दिन के बाद से वो रमन के ऊपर डोरे डालने लगती है। एक दिन रमन हैंडपंप के पास नहा रहा होता है। वो साबुन उठाकर उसकी पीठ पर लगाने लगती है। अच्छा हुआ गीता तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अंजना बिना बताए ही उसकी कमर पर साबुन लगाती रहती है। जैसे ही रमन पीछे पलट कर देखता है तो वो हैरान रह जाता है। अरे माँ जी, आप मुझे बता दिया होता, मुझे लगा कि गीता है। अरे जमाई जी, मैं और मेरी बेटी गीता में फर्क ही क्या है? जैसे वो तुम्हारे लिए वैसे ही मैं भी हूँ। ऐसा कहकर अंजना वहां से चली जाती है, लेकिन रमन को कुछ समझ नहीं आता। इसी प्रकार अंजना किसी न किसी बहाने रमन के करीब आती जाती, लेकिन रमन गीता से बहुत प्यार करता था। एक रात रमन अपने कमरे में सो रहा होता है। उस रात अंजना एक शर्ट ड्रेस पहन के चुप कर उनके कमरे में आ जाती है और धीरे से रमन को उठाती है। रमन, रमन उठो, मैं तुम्हारा छत पर इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से छत पर आ जाओ। अंजना रमन को जगाकर खुद छत पर चली जाती है। कुछ ही देर में रमन भी छत पर आ जाता है। कहिए माँ जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे माँ जी मत बुलाओ।
मुझे उस तरह बुलाओ जिस तरह तुम उस गीता की बच्ची को बुलाते हो। माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? गीता मेरी पत्नी है और आप उसकी माँ हो। इसका मतलब आप मेरी माँ समान हो। नहीं नहीं, आज तुम मुझे अपनी माँ नहीं बल्कि जान बना लो। ऐसा कहकर रमन को अपनी तरफ खींच लेती है और उसे अजीब तरह से छूने लगती है। तभी वहां दामोदर और गीता भी आ जाते हैं। ये सब अपनी आंखों से देखते ही दामोदर अंजना के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है, जिसके बाद गीता कहती है, एक माँ होकर आप मेरी ही सौतन बनने चली। क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आई? अरे आपको चुल्लू भर पानी में तो डूब मर जाना चाहिए। अच्छा हुआ मैंने यहाँ आने से पहले गीता को जगा दिया था, ताकि तुम्हारी सच्चाई घर में सबके सामने आ सके। अंजना की सच्चाई सामने आते ही दामोदर उसे अपने घर से निकाल देता है और अपनी जमाई और अपनी बेटी गीता के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।